अस्सलाम वालेकुम। 7वीं जमात की इस्लामियात है। सबक है फ़ातिहीन। फ़ातिहीन फ़तह की जमा है। फ़ातिहीन से मुराद वो लोग हैं जिन्होंने फ़तह हासिल की हो या कामयाबी हासिल करने वाले लोग। आज की वीडियो में हम इस सबक की मुकम्मल मश्क हल करेंगे। दुरुस्त जवाब की निशानदेही कीजिए। नंबर 1, मूसा बिन नुसैर के ख़ानदान का मज़हब था। जवाब है मसीहियत। नंबर 2, अब्दुल अजीज़ बिन मरवान ने मूसा बिन नुसैर को गवर्नर मुकर्रर किया। जवाब है अफ्रीका का। नंबर 3, मूसा बिन नुसैर का सबसे बड़ा कारनामा है। जवाब है बर्बर कबाइल की फ़ौजी तरबियत। नंबर 4, तारिक बिन ज़ियाद का सबसे बड़ा कारनामा है। जवाब है फ़तह उंदलस। नंबर 5, तारिक बिन ज़ियाद गवर्नर मुकर्रर हुए। जवाब है हस्पानिया के। मुख्तसर जवाब दीजिए। सवाल नंबर 1, मूसा बिन नुसैर का ख़ानदान किस मज़हब से ताल्लुक़ रखता था? सबक के पहले सफ़े पर इसका जवाब है मूसा बिन नुसैर का आबाई ख़ानदान मसीही था। सवाल नंबर 2, मूसा बिन नुसैर ने अफ्रीकी कबाइल को कैसे करीब किया? सबक के दूसरे सफ़े पर इसका जवाब है मूसा बिन नुसैर अफ्रीका पहुँचे तो उन्होंने कबाइल में घुल मिलकर इन्हें यकीन दिलाया कि मुसलमान की हैसियत से इनमें और मूसा में कोई फ़र्क नहीं और वो इन्हीं में से हैं। इस नए अंदाज पर बर्बर कबाइल को खुशगवार हैरत हुई। सवाल नंबर 3, मूसा बिन नुसैर का इंतकाल कब हुआ? सबक के दूसरे सफ़े पर ही इसका जवाब है मूसा बिन नुसैर का इंतकाल 78 साल की उम्र में 97 हिजरी में हुआ। सवाल नंबर 4, तारिक बिन ज़ियाद का सबसे बड़ा कारनामा क्या है? जवाब है तारिक बिन ज़ियाद का सबसे बड़ा कारनामा फ़तह हस्पानिया है। सवाल नंबर 5, तारिक बिन ज़ियाद को किस इलाके का गवर्नर बनाया गया? सबक के आखिरी सफ़े पर इसका जवाब है तारिक बिन ज़ियाद को हस्पानिया का गवर्नर बनाया गया। तफसीली जवाब दीजिए। सवाल नंबर 1, मूसा बिन नुसैर रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत पर तफसीली नोट लिखें। सबक के पहले सफ़े से इसका जवाब है मूसा बिन नुसैर अफ्रीका के अजीम उमवी गवर्नर और सिपह सलार थे। उमवी कहते हैं बनु उमैया के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वालों को। उंदलस की फ़तह आपके बड़े कारनामों में से एक है। मूसा बिन नुसैर की पैदाइश ओहदे फ़ारूकी में 19 हिजरी में हुई। आपकी तालीम व तरबियत इसी माहौल में हुई जिसमें मशहूर खलीफा हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह परवरिश पा रहे थे। मूसा बिन नुसैर का आबाई ख़ानदान मसीही था और ऐन अल्तमर में मुकीम था। इसके बाद नीचे से हम लिखेंगे मूसा बिन नुसैर जवान हुए तो अब्दुल मलिक बिन मरवान ने इन्हें बसरा में खिराज वसूल करने का अफसर मुकर्रर किया। बाद में अब्दुल अज़ीज़ ने इन्हें अपने पास मिस्र में बुलाया। वो मूसा की दयानत और जहानत से आगाह थे और जानते थे इन्हें अजीम काम सौंपे जा सकते हैं। चुनाचे इन्हें अफ्रीका के गवर्नर का मनसब सौंपा गया। मूसा बिन नुसैर बहुत अच्छे जर्नैल ही नहीं बल्कि बहुत अच्छे मुतनज़्ज़म भी थे, यानी अच्छा निज़ाम संभालने वाला, और इससे बढ़कर ये कि वो मुबल्लिग़ और मुस्लिह भी थे। मुबल्लिग़ यानी दीन इस्लाम की तबलीग करने वाला और मुस्लिह इस्लाह करने वाला। बर्बर कबाइल को जो मुसलसल बगावतों के आदी थे और सख्त से सख्त गवर्नरों के मुजालिम बर्दाश्त करने के सबब मुसलमानों से मुतनफ़िर हो रहे थे। मुतनफ़िर यानी बददिल हो रहे थे, नफ़रत हो रही थी। मूसा बिन नुसैर अफ्रीका पहुँचे तो उन्होंने कबाइल में घुल मिलकर इन्हें यकीन दिलाया कि मुसलमान की हैसियत से इनमें और मूसा में कोई फ़र्क नहीं, वो इन्हीं में से हैं, और इस नए अंदाज पर बर्बर कबाइल को खुशगवार हैरत हुई। मूसा बिन नुसैर के फ़ौजी कमांडर तारिक बिन ज़ियाद खुद बर्बर थे और क़ुव्वत ईमानी और जज्बे जहाद से मामूर दिल रखते थे। इसके बाद आखिरी 2 लाइनें लिखेंगे। अफ्रीका के बर्बर कबाइल को एक मुनज़्ज़म फ़ौज में ढालना मूसा बिन नुसैर का बहुत बड़ा कारनामा शुमार किया जाता है। मूसा बिन नुसैर का इंतकाल 78 साल की उम्र में 97 हिजरी में हुआ।
سوال نمبر 2، طارق بن زیاد کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تفصیل سے بیان کریں۔ سبق میں بہت لمبا تھا تو میں نے تھوڑا سا مختصر کر کے لکھا ہے۔ طارق بن زیاد بربر نسل سے تعلق رکھنے والے مسلم سپہ سالار اور بنو امیہ کے جرنیل تھے، جنہوں نے 711 میں ہسپانیہ میں عیسائی حکومت کا خاتمہ کر کے یورپ میں مسلم اقتدار کا آغاز کیا۔ انہیں اسپین کی تاریخ کے اہم ترین عسکری رہنماؤں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ شروع میں وہ اموی صوبے کے گورنر موسیٰ بن نصیر کے نائب تھے، جنہوں نے ہسپانیہ میں ویزی گوتھ بادشاہ کے مظالم سے تنگ عوام کے مطالبے پر طارق بن زیاد کو ہسپانیہ پر چڑھائی کا حکم دیا۔ طارق بن زیاد نے مختصر فوج کے ساتھ یورپ کے عظیم علاقے اسپین کو فتح کیا اور یہاں دین اسلام کا علم بلند کیا۔ طارق بن زیاد کی تعلیم و تربیت موسیٰ بن نصیر کے زیر نگرانی ہوئی تھی، جو ایک ماہر حرب اور عظیم سپہ سالار تھے۔ اسی لیے طارق بن زیاد نے فن سپہ گری میں جلد ہی شہرت حاصل کر لی۔ ہر طرف ان کی بہادری اور عسکری مہارتوں کے چرچے ہونے لگے۔ افریقہ کی اسلامی سلطنت کو اندلس کی بحری قوت سے خطرہ لاحق تھا۔ اس وقت اندلس پر روڈرک نامی ظالم بادشاہ کی حکومت تھی، جو عوام پر ظلم کرتا تھا۔ اندلس کی عوام کا بھی یہی مطالبہ تھا کہ انہیں بادشاہ کے ظلم سے آزاد کیا جائے۔ 30 اپریل 711 کو اسلامی لشکر کے ساتھ طارق بن زیاد ہسپانیہ کے ساحل پر اترا۔ انہوں نے فوج کو حوصلہ دینے کے لیے ایک تاریخی تقریر کی اور واپسی کے بحری بیڑے جلا دیے، تاکہ سپاہی صرف آگے بڑھنے پر مجبور ہوں۔ اس بہادری، ایمان اور حکمت سے انہوں نے دشمن کو شکست دی۔ روڈرک مارا گیا اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ طارق بن زیاد کو ہسپانیہ کا گورنر بنا دیا گیا۔ طارق بن زیاد کی کامیابی کی خبر سن کر موسیٰ بن نصیر نے حکومت اپنے بیٹے عبداللہ کے سپرد کی اور خود طارق بن زیاد سے آ ملے۔ دونوں نے مل کر مزید کئی علاقے فتح کیے۔ اسی دوران میں خلیفہ ولید بن عبد الملک نے اپنے قاصد بھیج کر دونوں کو دمشق بلوا لیا، اور یوں طارق بن زیاد کی عسکری زندگی کا اختتام ہوا۔ اسلامی دنیا کے اس عظیم فاتح نے 720 میں وفات پائی۔ یہ ہے دوسرے تفصیلی سوال کا جواب۔